जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था डीमन गॉड को जो कि वो शक हो चुका होता है क्योंकि शाओची ने इस तरह से पावर इस्तेमाल किया हुआ होता है जो कि मॉडल वर्ल्ड का होता है। शाओची कहता है यहाँ पे 4 ग्रेट डीमन लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा वो पावरफुल कहलाते हैं और मुझे इस तरह से अगर फाइट करना है तो मुझे हाई लेवल के टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं अपने मिस्ट्रियस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं अकेले इस तरह से कैसे हरा पाऊंगा, इसलिए मुझे इस तरह से डील करना ही पड़ेगा और ये वक्त नहीं है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये कहते हुए शाओची ने अपने पावर को रिलीज किया होता है और कहता है राइज हो जाओ। उसके साथ ही शाओची के उस एनर्जी से बने हुए बॉडी को दिखाया जाता है जो कि शाओची ने उसको रिलीज कर लिया होता है। वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और शाओची जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, मतलब उसका बॉडी जो कि हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और कहता है शुआन डीमन किंग ये भी सोचना भी नहीं कि ये अंत होने वाला है, ये जो बैटल है अभी तक इसका अंत नहीं हुआ है। तो शुआन डीमन किंग कहता है तुमने जो अभी टेक्निक इस्तेमाल किया है ये टाउ हार्ट सी डीमन की तरह लग रहा है। तो 2 डीमंस को दिखाया जाता है। तो पहला डीमन कहता है ये जो टाउ हार्ट डीमन सीड है, ये जो टेक्निक है ये सिर्फ डीमन क्लैन के लोग ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा इसके बारे में फिक्र करने लगे थे और सोचने लगे थे। तो दूसरा डीमन कहता है लेकिन फिर भी इस तरह का कल्टीवेशन का जो धर्म है इसने क्रिएट किया है सिर्फ डीमन गॉड ही कर सकते हैं और बहुत साल लग जाता है इसको क्रिएट करने में जो कि इसने स्पीड को क्रिएट किया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पास ये कैसे आ चुका है। तो डीमन गॉड कहता है ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ में रहने वाले एशियन फैमिली के जो एंसेस्टर थे कुछ ऐसे थे जो कि उन्होंने ये सिखा दिया होगा, इसलिए इसके बारे में सोचने की कोई बात ही नहीं है और ना ही सरप्राइज होने की बात है। उसके साथ ही शाओची के उसी धर्मा इमेज को दिखाया जाता है जो कि शुआन डीमन किंग के उस टायलर पे हमला कर दिया होता है। जो प्रिंसेस सी होती है ये देखने के बाद खुश हो चुकी होती है और मन में सोच रही होती है मैंने तो सिर्फ यही सोची थी कि ये मॉडल है, लेकिन मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि इसके पास इतने सरप्राइजेस होगी जो कि ये इतना सरप्राइजेस हमें ये दे रहा है। शुआन डीमन किंग कहता मैं ये यकीन नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता ना ही तुम्हें मार सकता हूँ, तुम सिर्फ एक डीमन हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। जो डीमन गॉड होता है वो कहता है बहुत हो चुका है, इस तरह से चीज करने की जरूरत नहीं है, शाओची ने सब कुछ प्रूफ कर दिया है और डीमन क्लैन के उसने रूल को भी वायलेट नहीं किया। ये कहा जा सकता है कि उसने रूल को फॉलो किया है और उसने रूल को तोड़ा भी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अब कोई भी इजाजत नहीं है कि इसके साथ तुम लड़ाई कर सकते हो। तो शुआन डीमन किंग कहता है ठीक है मैं जान चुका हूँ जो कि तुम कहना चाहते हो, लेकिन शाओची ये याद रखना कि अगर तुम मेरे हाथों में गिर जाते हो या फिर मेरे हाथों में आ जाते हो तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारी इसलिए बिल्कुल सही नहीं करूंगा। ये कहा जा सकता है कि तुम्हें रिजल्ट जब मिलेगा वो इतना भी अच्छा नहीं मिलने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये कहते हुए शुआन डीमन किंग जो कि वहां से चला जाता है, लेकिन शाओची मन में सोच रहा होता है ये सोचने की बात ही नहीं है कि इतने लंबे वक्त से डीमन गॉड जो कि मॉडल दुनिया में जाके उसको हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ही ऐसा मामला चल रहा है। ये अफवाह था कि 1000 साल पहले डीमन और इमॉर्टल के बीच में जो लड़ाई हुआ था, बैटल हुआ था, उसमें डीमन गॉड जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था, यहाँ तक कि ईस्ट एम्प्रेस भी जख्मी हो चुकी थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि डीमन गॉड जो कि वो शुआन डीमन किंग के साथ वो लड़ाई नहीं करना चाहता, हमेशा ही काइंड रहता है क्योंकि ये जानता है कि इसको मुकम्मल तरीके से अभी रिकवर नहीं हुआ, ये जो जख्म में अभी तक है इसके वजह से इसको डर है कि वो जो कि हमला भी कर सकता है। और जब शुआन डीमन किंग जो कि अपने हद में आ जाएगा और वो झगड़ा करने के लिए तैयारी करेगा और उसके सामने ये नहीं टिक पाएगा, उसके साथ ही हम ईस्ट एम्प्रेस का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगता है। तो किंग याओ कहती ईस्ट एम्प्रेस आपके साथ क्या हुआ, जो पुराना जख्म था क्या आपका अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो ईस्ट एम्प्रेस कहती है मैंने जब डीमंस के साथ लड़ाई की थी तो ये कहा जा सकता है कि मेरा जो वो जख्म था वो लगभग हील हो चुका है, लेकिन फिर भी ये फिर से ये इफेक्ट कर चुका है क्योंकि विशन इमॉर्टल के साथ मैंने लड़ाई किया था, डील किया था। ये जो हालात है ये कहा जा सकता है कि अभी तक मुकम्मल तरीके से पता नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो किंग याओ कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट एम्प्रेस हमें सावधानी करने की जरूरत है क्योंकि वो जो एम्परर है, एम्परर याओ, जो कि हम लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हमें मदद की तलाश या हमें किसी तरह से मदद लेना होगा। तो ईस्ट एम्प्रेस होती है वो कहती है लेकिन पहले ही हम लोगों ने डीमन के साथ जो बैटल किया था उसमें मेरे जितने भी लोग थे वो सभी मारे जा चुके हैं। ये कहा जा सकता है कि लगभग सभी लोग मारे जा चुके हैं और कुछ लोग जो कि बचे हुए हैं तो छुप छुपा कर जो कि एम्परर याओ के पास जा रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। तो मुझे ये बताओ इस तरह से अगर होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे तो बिल्कुल ही सही नहीं होने वाला है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो किंग याओ कहती है मुझे जानना है कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। जो फेंगी कॉन्टिनेंट में लोग है वो जो 4 लोग है, ये कहा जा सकता है कि उनका कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा ठीक ही है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि फेंगी कॉन्टिनेंट के जो लोग है उनका जो कल्टीवेशन का राइज होना बहुत ही स्लो हो रहा है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। ये सुनते ही ईस्ट एम्प्रेस कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों पे जीत हासिल करना चाहती हो लेकिन तुम मेरे स्ट्रेंथ की मदद नहीं करना चाहती, यानी कि स्ट्रेंथ को बढ़ाना नहीं चाहती बल्कि खुद से कुछ करना चाहती हो। ये सुनते ही किंग याओ जो कि शर्माने लगी थी और कहती है जो हमारे ईस्ट
ईस्ट एम्प्रेस है वो बहुत ही ज्यादा समझदार है। मुझे उम्मीद है कि आप फैंक्यूगॉन डी को अच्छी तरीके से हासिल कर लीजिएगा। जो उसमें ह्यूमन एम्प्रेस शाओची है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसमें जीत हासिल कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और जिस तरह से मैंने अच्छी तरीके से ह्यूमन एम्प्रेस शाओची को जाना है, उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो आगे चल के हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ईस्ट एम्प्रेस आगे चल के वो फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा। ईस्ट एम्प्रेस जो कि वहां से जा रही होती है, लेकिन जाने से पहले कहती है ठीक है जो भी तुम करना चाहती हो वो तुम कर सकती हो, लेकिन जो कल्टीवेशन का मेथड और लेजर का मटेरियल है वो तुम्हें मॉडर्न मेंशन में मिल जाएगा। तुम अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो। और अगर कांटेक्ट की बात करें कि ह्यूमन एम्प्रेस शाओची से कांटेक्ट कैसे करना है, तो तुम्हें खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, तुम्हें करना पड़ेगा। ये सुनते ही किंग याओ भी कहती है ठीक है जैसा कि आपने ये ऑर्डर दिया है तो उसको फॉलो करेंगे। उसके साथ ही हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जा रहा होता है और डीमन प्रिंसेस लियो और शाओची और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वो लोग जा रहे होते हैं। शाओची कहते हैं कि हम इसी तरह से यहाँ से वापस जाने वाले हैं, क्या तुम्हें मुझे अपनी मदर के पास लेकर नहीं जाना चाहिए और उनसे मुलाकात नहीं कराना चाहिए? तो प्रिंसेस लियो कहती है इसके करने की कोई भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी जो मदर है वो लंबे वक्त पहले ही मर चुकी है। तो मेरे फादर का जो वो हैरम में लोग है वो सभी जो कुकुमबाई है और उनसे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही मुझे उनसे कोई बात भी करने की जरूरत है। तो शाओची कहता है यहाँ तक कि अगर तुम्हें उनसे कोई भी लेना देना भी नहीं है, कुछ बात भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे फादर की वाइफ कहलाती है और कुकुमबाई है और जो हम दोनों शादी करने वाले हैं, ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही बड़ा मैटर कहलाता है। इसलिए हम लोगों को उनके पास जाना चाहिए और फादर की वाइफ के पास जाने के बाद उनको ये बता देना चाहिए। क्यों ना हम पहले घर जाते हैं, उसके बाद हम उनसे मुलाकात भी कर लेंगे। तो प्रिंसेस यू कहती है मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा कोई बुरा इरादा है जो कि मेरे फादर की वाइफ के साथ तुम करना चाहते हो? मुझे ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? तो शाओची कहता है तुम जैसा सोच रही हो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। ये कहा जा सकता है कि तुम्हारी फादर की वाइफ के साथ मैं अच्छी तरीके से वो तालमेल बनाना चाहता हूँ, ये कहा जा सकता है रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। और ऐसा कर लेते हैं तो आगे चल के जो हमारा फैमिली होगा वो और भी ज्यादा ग्रो करेगा। ये कहा जा सकता है कि वो बेहतर भी हो सकता है। तो प्रिंसेस यू कहती है ये बेहतर रहेगा कि तुम इसके बारे में सोचो नहीं, तभी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी डीमन वर्ल्ड में जो ऑफिशियल तरीके से जो क्यों है वो सोकोवास है और मेरे फादर के साथ उनके साथ कुछ ज्यादा ही तालमेल है। ये कहा जा सकता है कि उनके पीछे पड़ी हुई है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि ये ना करे, क्योंकि ये फॉरबिडन कहा जा सकता है। अगर उनसे मुलाकात करने की बातें करते हैं तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता है कि हम उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तुम्हारा जैसा आदमी जो कि उनके हैरम में वो बिल्कुल ही बेकार है, उनके हैरम में नहीं जा सकता है। चाची कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो कि ये बिल्कुल ही बेकार है और उनके हैरम में नहीं जा सकता है? तो प्रिंसेस यू कहती है जब तक तुम अपने आप को यूनिट में तब्दील नहीं करते हो तब तक उनसे मुलाकात नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने बेकार कहा है। शाओची भी सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा वो उदास हो चुका होता है। ये कहा जा सकता है कि उसको सदमा लग चुका होता है और मन में सोच रहा होता है मैं सच में ये डीमन को हराने में नाकामयाब होता जा रहा हूँ। अभी तक मैं उस हैरम में भी जो कि वो एंटर नहीं हो पा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही नामुमकिन हो चुका है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो क्या ये सही रहेगा? ये बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। करेंट का प्लान यही है कि मुझे धीरे धीरे जो कि उन लोगों के साथ मिलना है और मिलने के बाद मेरे मिशन को मुकम्मल करना है और मेरा जो मिशन का वक्त है वो सिर्फ 10 दिन है, इसलिए बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे किसी भी तरह से ये काम करना होगा और जल्दीबाजी में करना होगा। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस मेंशन होता है। शाओची कहता है क्या ये प्रिंसेस का मेंशन ही है? बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। तो प्रिंसेस यू कहती है ये मेरा ही मेंशन है, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में और भी ज्यादा चेंजेस आएंगे जो कि चेंजेस करेंगे। हमें एक हाउस कीपर को दिखाया जाता है या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये बटलर है। तो वो बटलर कहता है मैंने ये सुना था प्रिंसेस कि आप यहाँ पे किसी को लेकर आ रही है, क्या यही आदमी है जो कि आप इसको लेकर आ रही थी? यही मास्टर बनने वाला आगे चल के फ्यूचर में? तो वो प्रिंसेस क्यों कहती है तुम इसे लेकर जाओ और उनको अच्छी तरीके से उनका ठिकाना बता दो कि ये कहाँ पे रहने वाले हैं। तो वो बटलर कहता है प्रिंसेस आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैसा कि आप ये कह रही है तो मैं आपके लिए बिल्कुल अरेंजमेंट कर दूंगा, इस बंदे के लिए मैं कर दूंगा। तुम लड़के तुम्हें ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे प्रिंसेस के हाउस में आ चुके हो। हालांकि तुम शादी करने वाले हो लेकिन फिर भी उनके हिसाब से चलना होगा। अब तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम प्रिंसेस के मिशन में आ चुके हो, तो यहाँ पे जिस तरह से आदमी को काम किया जाता है वही काम करना होगा और यही ड्यूटी तुम्हारी है, जो कि इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। और जिस तरह से वो बटलर कह रहा होता है वो कुछ ज्यादा गंभीर तरीके से कह रहा होता है। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो बटलर कहता है तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे आना होगा। शाओची मन में सोच रहा था ये आदमी को ज्यादा अजीब है, ये बिल्कुल ही अलग हो चुका है। पहले प्रिंसेस के सामने जो कि अजीब बन रहा होता है, यानी कि उसके सामने अच्छा बन रहा होता है, लेकिन अभी मेरे सामने ये बिल्कुल ही मुकम्मल तरीके से बदल चुका है। क्या इसी तरह से ये आदमी करने वाला है? मुझे कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है। तो बटलर कहता है यहाँ पे आ चुकी है, वहीं पे तुम रहने वाले हो? तो शाओची कहता है यहाँ पे सिर्फ लकड़ी है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो बटलर कहता है इस घर का यही रूल है कि जो भी नया आदमी यहाँ पे आता है तो उसको यही जगह मिलना चाहिए और ये तुम्हें बेहतर लगना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर जगह है। शाओची जो कि वहीं पे लेट जाता है और कहता है चलो इसको भूल जाती है, अभी के लिए मुझे बस आराम करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा आज जो कि हार्डवर्क किया है, तो मुझे पहले आराम कर लेना चाहिए, यही
ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ ही शाओची जो कि थोड़ा आराम करने लगता है, वो सो चुका होता है और आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। वही बंदा जो कि दरवाजे को लात मारते हुए अंदर आ चुका होता है। शाओची को जगाने के लिए उसने पानी फेंक दिया होता है और कहता है, तुम यहाँ पे आके इतना आराम से सो रहे हो, आधा घंटे का वक्त गुजर चुका है, तुम इतनी हिम्मत कर रहे हो कि यहाँ पे तुम आलसीपंती कर रहे हो। तुम प्रिंसेस के मेंशन में हो और रात का वक्त आने वाला है और उनको स्नैक्स भी खाने की जरूरत है और वक्त आ चुका है कि खाना खिलाना है, तो तुम्हें जल्दी से ये करना होगा और जल्दीबाजी में ये होना चाहिए। चाची भी जो कि जग चुका होता है लेकिन मन में सोच रहा होता है, इस बटलर की इतनी हिम्मत है कि वो मुझे बुली करने की कोशिश कर रहा है, मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ह्यूमन एम्प्रेस चाची हूँ, इस तरह से ये बिल्कुल ही नहीं कर सकता। ये छोटा सा डीमन जो कि मुझे बुली करने की कोशिश कर रहा है, इसके पास इतनी हिम्मत आ चुकी है। हमें 3 डीमन को दिखाया जाता है जो कि 3 डीमन एक दूसरे से बात कर रहे होते। बीच वाला डीमन होता है वो कहता है, जैसा कि मुझे इस हाउस कीपर से उम्मीद था, न्यू कमर के साथ इसी तरह से करने वाला है, उसको इसी तरह से वो सबक सिखाने वाला है। तो दूसरा बंदा कहता है, ये जो हाउस कीपर है ये अपनी पोजीशन को खोना नहीं चाहता है, जैसा उसका पोजीशन है उसको ही हासिल करके रखना चाहता है और कोई भी बंदा अगर 2 यहाँ पे आ जाते हैं उसका पोजीशन जो कि बदल भी सकता है, इसलिए अपनी वो पोजीशन को सेव करने की कोशिश कर रहा है और इसने इस तरह की हरकत किया है जो कि इसी तरह से ये करने वाला है। जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है, मैंने ये सुना है कि ये जो हाउस कीपर है या फिर ये बटलर है, ये प्रिंसेस रियो को बचपन से पाल रहा है, उसको अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर प्रिंसेस रियो को ये पता भी चल जाएगा तब भी वो कुछ भी नहीं करने वाली, उसको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, इस आदमी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो बटलर कहता है, तुम यहाँ पे पहली बार आए हो, इसके लिए यहाँ पे जो घर है उसके बारे में तुम अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, तो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से रास्ता दिखा दूंगा, मगर तुम्हें ये याद रखने की जरूरत है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार ये बताऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद से अच्छी तरीके से काम करना होगा, अगर नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। शाओची भी हामी कर चुका होता है। वो बटलर जो कि आगे चलने लगता है, उसने अपने कदम को बढ़ा लिया होता है, तो शाओची कहता है रुक जाओ, तो वो बटलर गुस्सा हो चुका होता है और कहता है, क्या हो गया है तुम्हें जो कि इस तरह से बातें कर रहे हो? तो शाओची कहता है, मिस्टर बटलर जब तुम आगे बढ़ रहे थे तो तुमने कौन सा कदम को उठाया था, लेफ्ट वाले को या फिर राइट वाले को, कौन से कदम को आगे चलाया था? वो बटलर कहता है, मैंने अपने लेफ्ट कदम को उठाया था, लेकिन फिर भी इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तुम्हें इसके बारे में क्यों ही बताना है? तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कौन सा कदम उठाता हूँ या फिर नहीं उठाता हूँ, वो मेरी मर्जी है, मैं जो भी करूँ वो मेरी मर्जी है। शाओची जो कि अपने तलवार को निकाल लेता है और उस पर स्लैश मार दिया होता है, उसको मार दिया होता है और कहता है, तुमने अपने लेफ्ट कदम को उठाया था जिसके वजह से ये बिल्कुल ही सही नहीं था, दरवाजे से पहले तुमने लेफ्ट कदम को नहीं उठाना चाहिए था और ये तुमने रूल को तोड़ा था, इस घर का रूल है जिसकी वजह से तुमने उसको फॉलो नहीं किया था, तुम्हें मरना होगा। वो बटलर भी मरने से पहले मन में सोच रहा था, लेकिन ये रूल जो कि इससे पहले तो कभी नहीं था, ये तो हो ही नहीं सकता है। और वो बटलर जो कि मुकम्मल तरीके से मर चुका होता है, लेकिन उसका जो कंकाल या फिर सर कहा जा सकता है वो जो कि उन तीनों ही आदमी के पास गिर चुका होता है। वो बंदे भी देखने के बाद हैरान हो चुके होते हैं, वो सभी जो कि भाग रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा कहता है, जी चल के आ रहा है, इसने यहाँ पे ये खून कर दिया है जो कि हमें प्रिंसेस यू को जाके इसके बारे में बताना होगा। तो दूसरा डीमन कहता है, जहाँ पे इस बटलर को मार दिया गया है और ये बटलर जो कि बचपन से प्रिंसेस यू का देखभाल कर रहा है और ये जब पता चल जाएगा प्रिंसेस यू को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी और इस बंदे को बिल्कुल ही जाने नहीं देंगी, इसको मार डालेगी। ये हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हमें कुछ वक्त के बाद का सीन दिखाया जाता है, प्रिंसेस यू को दिखाया जाता है। प्रिंसेस यू कहती है, शाओची इतना बहादुर हो चुका है कि उसने मेरे हाउस कीपर यानी कि मेरे बटलर को मार दिया, ये बिल्कुल ही उसने सही नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से वहां पे जाने के बाद इसको लेसन सिखाना होगा जो कि इसने बिल्कुल ही सही नहीं किया, उस हरकत का उसको लेसन सिखाना पड़ेगा। शाओची प्रिंसेस के पीछे जाहिर हो चुका होता और कहता है, तुमने क्या कहा कि तुम मुझे लेसन सिखाना चाहती हो, लेकिन किस तरह से तुम मुझे लेसन सिखाने वाली हो? क्या तुमने अपने बटलर को इसलिए अपॉइंट किया था कि वो मुझे बुली कर सके? अगर इस तरह से करना चाहती थे तो तुमने मुझे मायूस कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, इसी तरह से तुम शादी को छोड़ना चाहती हो। मुझे यही लग रहा है कि तुम ऐसा ही करने वाली हो। तो प्रिंसेस यूजुकी उस तलवार को छोड़ देती है और बराते हुए कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को एक्सप्लेनेशन देने दो कि मैं क्या चाहती थी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम्हारा जो गुस्सा है ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर में आगे चल के इफेक्ट कर सकता है, दूसरे पे हावी हो सकता है और वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो सकता है। मैं बस यही करना चाहती थी कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तो शाओची जो कि प्रिंसेस यू के करीब आ चुका होता है और कहता है, मुझे ये लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझ रही हो, जो कि इस तरह से तुमने हरकत किया है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल तरीके से ये करना चाहिए था। तुमने चालाकी करने की कोशिश किया था और मुझे अच्छी तरीके से मिसलीड करना चाहती थी। ये कहा जा सकता है कि तुम अलग तरीके से करना चाहती थी। मैं इस डीमन वर्ल्ड में ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए हम दोनों ही जो कि एक दूसरे से जुदा भी होने वाले हैं। तो ये बेहतर रहेगा कि हम दोनों ही जो कि थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और जो भी यहाँ पे होने वाला है उसको एंजॉय कर लेते हैं। और ये कहते हुए शाओची ने प्रिंसेस यू को जो कि वो बिस्तर पे लेटा दिया होता है, उसके कपड़े को भी हटा दिया होता है और अपने काम को करने के लिए तैयारी कर रहा होता है। और उन दोनों ही का जो मियां बीबी का काम था वो मुकम्मल हो चुका होता है। प्रिंसेस यू कहती है, हस्बैंड मैं गलत थी जो कि मैंने इस तरह की हरकत किया था। अब मैं अपने हस्बैंड
को कभी भी इतनी हिम्मत नहीं करूंगी कि चैलेंज करूंगी, आपसे कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करूंगी। तो शाओची कहता है, ये जो तुम कह रही हो ये बिल्कुल ही अच्छी बात है जो कि तुमने ये कह ही दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पता चल ही चुका होगा कि मैं तुम्हारे फादर की वाइफ से मिलना चाहता हूँ, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि मैं सुकुवात से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही प्रिंसेस यू अपने मुंह को फुला लेती है और कहती, तुम अभी भी उसके बारे में फिक्र कर रहे हो या फिर उसके बारे में सोच रहे हो। तो शाची जो कि ये सुनते ही गुस्सा हो चुका होता है, और जैसे शाची को गुस्सा होते हुए प्रिंसेस यू देखती है तो वो भी घबरा चुकी होती है और कहती है, ठीक है मैं इसके लिए अरेंजमेंट करती हूँ, मैं किसी तरह से भी करूंगी। हमें ब्लड पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शुआन डीमन किंग होता है। शुआन डीमन किंग कहता है, जो पिछला डीमन गॉड था उसको ब्लड डीमन ने हराया था, मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस करने के लिए आया हूँ, और यहाँ पे जो ब्लड डीमन कैद है उसको आजाद करने के लिए आया हूँ, और जो यहाँ पे हालात चल रहा है वही जो कि चेंज कर सकता है। मैं शुआन डीमन किंग ब्लड डीमन को वो जाहिर होने के लिए रिस्पेक्टफुली तरीके से मैं कहना चाहता हूँ और इन्वाइट करना चाहता हूँ। हमें उस ब्लड डीमन को दिखाया जाता है, ब्लड डीमन जो कि वहाँ पे जाहिर हो चुका होता है। ब्लड डीमन कहता है, तुमने इसके बारे में पहले से सोच लिया है इसलिए तुम यहाँ पे पहले से आ चुके हो। तो शुआन डीमन किंग कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ही सही कहा, मैं ब्लड डीमन के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका हूँ, मैं सरेंडर करूंगा। जो डीमन गॉड है वो अपने वाइफ सुकुवास के पीछे इतना पागल हो चुका है कि वो इमॉर्टल दुनिया में जाने के बाद वो हमला करना चाहता है और उसको हासिल करना चाहता है, और इसके जरिए मैं बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुका हूँ। ये कहा जा सकता है कि अगर ब्लड डीमन यहाँ पे अपने आप को जाहिर कर देते हैं और अपने आप से आजाद हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से आजाद हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये रूल को चेंज किया जा सकता है और फिर से एक नया रूल को लाया जा सकता है, और ये जो कि तुम ही कर सकते हो। ब्लड डीमन कहता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने रियलिटी को अच्छी तरीके से मुकम्मल तरीके से समझ लिया है। जब तक तुम डीमन ऑर्डर को हासिल कर लेते हो तो यहाँ पे लेकर आ जाते हो तो ब्लड पूल से मैं आजाद हो जाऊंगा, रिलीज हो जाऊंगा, और जब मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा तो इस डीमन वर्ल्ड को हासिल कर लूंगा और अच्छी तरीके से यहाँ का जो रूल है उसको बदल दूंगा और यहाँ पे खून की बरसात होगी। शुआन डीमन किंग कहता है, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने उस डीमन ऑर्डर के बारे में पता किया है और लगभग मुझे इसके बारे में पता चल भी चुका है। मैं जल्द से जल्द उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा, उसको हासिल करूंगा और तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने बच्चे का बदला लेना है और उससे मारना है जिसने मेरे बच्चे को मारा है। तो ब्लड डीमन कहता है, मैं पहले से ही तुम्हारे बच्चे के बारे में जानता हूँ कि तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हो चुका है, तुम्हें बस यही करना है कि तुम्हें शाओ फैमिली में जाना है जो कि नॉर्थ में डीमन सिटी में है, और जब उनके पास जाओगे और उनको लेकर आओगे और उसका आमना सामना जो उस इंसान से करवाओगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा उसी वक्त उसका आइडेंटिटी का ये पहचान होगा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। अगर वो जो तुम्हारे बेटे को मारने वाला बंदा है उसके बारे में तुम्हें पता चल जाता है और वो डीमन गॉड से भी अगर उसके साथ लफड़ा चल रहा है तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शुआन डीमन किंग कहता है, शुक्रिया करता हूँ ब्लड डीमन का जो कि आपने मुझे इस तरह से एडवाइस दिया है, मुझे जल्द से जल्द ये काम करना होगा जो कि आपने कहा है। ये कहते हुए शुआन डीमन किंग जो कि वहां से जाने लगता है, लेकिन ब्लड डीमन किंग कहता है, डीमन गॉड हम दोनों ही ने एक दूसरे से 1000 साल पहले जो कि डीमन गॉड के वो उस पोजीशन को हासिल करने के लिए लड़ाई किया था, लेकिन तुमने घटिया तरीके को इस्तेमाल करते हुए तुमने मुझे यहाँ पे सप्रेस कर दिया और डीमन गॉड के पोजीशन को भी हथिया लिया, तुमने चुरा लिया था। लेकिन आखिरकार अब ऐसा होने वाला है कि मैं दिन के उजाले को देखने वाला हूँ, फिर से ऐसा वक्त आने वाला है। हमें प्रिंसेस मेशन का सीन दिखाया जाता है, प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि शाओची के लिए पानी लेकर आई होती है और शाओची जो कि मुंह धो रहा होता है, वो प्रिंसेस यू कहती है, हस्बैंड मैंने 3 दिनों से जो कि आइडिया सोचने की कोशिश कर रही थी और इतनी मुश्किल से मुझे एक आइडिया मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया होने वाला है और ये प्लान जो कि काम कर सकता है। तो शाओची कहता है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सा आइडिया और कौन सा प्लान तुमने बनाया है। प्रिंसेस यू कहती है, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगी, मैंने ये सुना है कि मेरे फादर की वाइफ जो कि सुकुवास है उसको बहुत ही लंबे वक्त से एक बीमारी है, जब तुम इतना फेमस हो जाओगे तो वो जरूर से इतना पहल कर लेगी कि वो तुम्हारे पास आएगी और वो तुम्हारी जगह पे आएगी जो कि यहीं पे आएगी। शाओची कहता है, तुमने जो प्लान बनाया है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो प्रिंसेस यू कहती है, ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट हो चुका है, तो मैं जल्दी से पहले डॉक्टर के साथ चलने के लिए बात करती हूँ और वहां पे जाकर मिल लेंगे, उसके बाद ही पता करेंगे। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक जगह पे वो आ चुकी होती है और शाची भी उसके साथ ही होता है। वो प्रिंसेस यू कहती है, चलो हम लोग यहाँ पे चलना होगा, मैं कुछ स्किल को जानती हूँ जो कि उसके बारे में हमें काम आ सकता है और इंस्ट्रक्शन को तुम्हें मेरे फॉलो करना होगा जिस तरह से मैं तुम्हें दूंगी। अगर तुम इस तरह से करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन तुम्हें गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। तो शाओची कहता है, ठीक है। हमें उसी डीमन को दिखाया जाता है जो कि रेड डीमन होता है, हम इसको रेड डीमन कहेंगे और ये 4 एल्डर डीमन में से एक डीमन होता है। रेड डीमन कहता है, प्रिंसेस आप यहाँ पे आ चुकी है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है, लेकिन मुझे पहले से एक डॉक्टर मिल चुका है जो कि उसको पहला डॉक्टर कहा जाता है और इस डीमन वर्ल्ड में उसको फर्स्ट डॉक्टर कहा जाता है और मुझे ये यकीन है कि वो जरूर से मेरे बच्चे को वो जन्म करवा ही देगा। ये सुनते ही प्रिंसेस यू भी कुछ कह नहीं पा रही होती है, लेकिन हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि इसको फर्स्ट डॉक्टर कहा जाता है, हम सिर्फ इसको डॉक्टर कहेंगे। डॉक्टर कहता है, मुझे ये बताओ कि पेशेंट कहाँ है और उसका जो सिम्टम है उसकी तरह से दिख रहा है, उसके बाद ही मुझे ये पता चल पाएगा। वो रेड डीमन कहता है, सर मेरी जो वाइफ है वो 3 सालों
सालों से प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक उसने अपने आप के बच्चे को जन्म नहीं दिया है। वो डॉक्टर कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस दुनिया में जो कि नंबर 1 डॉक्टर कहलाता हूँ और मुझे डीमन गॉड ने खुद से ही अपॉइंट किया है और मेरे पास बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट मेडिकल स्किल है, जो कि मेरे को बिल्कुल इसके बाद भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस देखने की जरूरत है, उसके बाद मैं ये काम कर लूंगा। रेड डीमन कहता है जिस तरह से आपने कहा है मुझे बहुत ही ज्यादा आप पे यकीन आ चुका है। हमें उसे रेड डीमन की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि उसका पेट बहुत ही ज्यादा फूला हुआ होता है। वो लेडी कहती है मेरे बच्चे ने फिर से किक किया है, लेकिन अभी तक मेरा बच्चा जो कि पेट से बाहर नहीं आया है, लेकिन फिर भी किस तरह से हम इससे बात कर सकते हैं। वो डॉक्टर जो कि किसी तरह का स्पेल जो कि उस लेडी पे कास्ट कर रहा होता है और कहता है तुम एक लिटिल प्रिंस हो और 4 ग्रेट डीमन में से तुम्हारे जो फादर है वो एक में आते हैं और तुम आगे चल के अगर जन्म लेते हो तो तुम भी प्रिंस कहलाओगे और तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, तुम्हें बाहर आना होगा और जब तुम बाहर आओगे तो डेमोनिक वर्ल्ड में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से वेल्थ को पा पाओगे, ग्लोरी को पा पाओगे। मगर फिर भी तुम अभी तक अपने मदर के पेट में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जल्दी से बाहर आ जाना चाहिए, इस दुनिया में आ जाना चाहिए। शाओची मन में सोच रहा होता है ये जो कि बच्चे से बात कर रहा है ये किस तरह से मजाक कर रहा है, ये डॉक्टर कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा, मुझे तो ये मजाक लग रहा है। लेकिन उस लेडी के पेट से ये दिखाया जाता है जो डीमन बच्चा होता है वो डीमन बच्चा बात कर रहा होता है, वो डीमन बच्चा कहता है अगर मैं इस दुनिया में बाहर आऊंगा तो ये कहा जाता है कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि मेरे फादर हमेशा हर दिन ये कहते हैं अगर मैं दुनिया में बाहर आ जाता हूँ तो मैं मदर को जो कि मार डालूंगा और जो कि उनके कुकुम भाई उनको भी मार डालूंगा। वो लेडी कहती तुम इस तरह से कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, मेरे छोटे बच्चे इस तरह से तुम्हें नहीं बात करना चाहिए। और वो रेड डीमन भी कहता है मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। शाओची भी ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है और मन में सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा इंफॉर्मेशन मिल चुका है, ये जो डीमन बच्चा है ये सच में अपनी मदर के पेट से बात कर सकता है, ये किस तरह से हो सकता है, यहाँ तक कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।